जय हिंद साथियों। अगर आप सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्टिव सवाल हल्के में ले रहे हैं, अगर आप सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्टिव सवाल हल्के में ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे ही लिख देंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सामाजिक विज्ञान इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है कि यूं ही कुछ कुछ लिख देंगे। अगर आप जानना चाहते हैं ये कि सामाजिक विज्ञान में कैसे क्या करना है और किन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो इस वीडियो में मैंने करीब 20 से 25 क्वेश्चन दिए हैं। उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि हमने क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरह से छांट कर लाए हैं। तो आपको बता दें, क्योंकि बिहार बोर्ड में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अगर छूट जाए तो 100 में से 100 लाने का सपना टूट जाता है। आज हम उन्हीं सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि परीक्षा में आपसे एक भी नंबर ना छूटे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी पेन तैयार रखिएगा, क्योंकि आज की क्लास सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए है। ये रिकॉर्ड बना देंगे कि इस क्लास से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए हम सवाल की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। आपको ये सवाल दूसरा तरीका से भी पूछ सकता है, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ। तो आपको बताना है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। क्या बोलेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। क्या बताना है? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे विचारों को जन्म दिया, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता चेतना पैदा हुई। नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों ने सामंती व्यवस्था को कमजोर किया और कानून की समानता लागू की। एक ही भाषा, संस्कृति, इतिहास ने लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने का कार्य किया। औद्योगिक क्रांति के कारण मध्य वर्ग के उदय हुआ, जिससे राष्ट्रवाद को मजबूती प्रदान हुई। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपसे पूछेगा तो आप ऐसे बताइएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांस में हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से शुरुआत हुई। राष्ट्रवाद का उदय यूरोप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से शुरुआत हुई, और ये क्रांति धीरे धीरे कई देशों में हुई, जिससे उस देश के लोगों में भी राष्ट्रवाद की भावना जागने लगी। यही है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय बताइए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने इसीलिए वापस लिया क्योंकि 1922 में चोरा चोरी गांव में कुछ लोगों ने हिंसा कर दिया और पुलिस स्टेशन को जला दी। इस घटना को लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी अहिंसा के रास्ते के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने आंदोलन तुरंत रोक दी ताकि कोई नुकसान ना हो। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो कि बहुत ही जोरों शोर से चल रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों ने धक्का मुक्की हुई पुलिस से, तो पुलिस स्टेशन में घुसकर 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया था। बस गांधी जी को लगा कि ये हिंसा हो रही है, इसीलिए गांधी जी ने इस आंदोलन को वहीं पे रोक दिया। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, मिस्टेक हो गया। फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को कैसे बढ़ावा दिया, या फिर फ्रांसीसी क्रांति का राष्ट्रवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको लिखिए। तो आपको ऐसे लिखना है, फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद को अत्यधिक बढ़ावा दिया। इस क्रांति ने निरंकुश राजतंत्र को समाप्त कर जनता को समान अधिकार प्रदान किया। राष्ट्र की अवधारणा मजबूत हुई और लोगों में यह भावना आई कि सत्ता का वास्तविक स्रोत जनता है।
राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान और संविधान जैसे प्रतीकों ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ाया और नागरिकों में अपने देश के प्रति निष्ठा की भावना विकसित हुई। फ्रांसीसी क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिससे पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद की भावना अपने देश के प्रति फैली थी, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को समझाइए, या फिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, या फिर एक और तरीका से पूछ सकता है बिस्मार्क की भूमिका लिखिए। तो आपको बताना है जर्मनी का एकीकरण 19वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और प्रशा के प्रधानमंत्री ओटो वन बिस्मार्क, यानी कि इसका पूरा नाम ओटो वन बिस्मार्क, इसका शॉर्ट बिस्मार्क कहते हैं, लो एवं रक्त नीति अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ युद्धों के माध्यम से जर्मन राइन को एक किया। अतः 1871 में वर्साई के महल में जर्मनी को एक राष्ट्र घोषित किया। कहने का मकसद है जर्मनी का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का योगदान बिस्मार्क का था। बिस्मार्क ने कई देशों जैसे डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस से युद्ध किया और जर्मनी को एक किया। 1871 ईस्वी में संपूर्ण रूप से जर्मनी एक हुआ। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए। भारतीय राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुई, अथवा में मतलब दो तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम इसलिए लिखे हैं। आंसर है भारतीय राष्ट्रवाद धीरे धीरे लोगों के मन में पैदा हुआ। जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे तब उन्होंने ऐसा कानून बनाया जिससे भारतीयों को बहुत शोषण हुआ। भारी टैक्स, भारतीय उद्योगों को नुकसान और भेदभाव से लोग परेशान होने लगे। इसी वजह से लोगों को लगने लगा कि हम सब भारतीय एक जैसी परेशानियां झेल रहे हैं। भारत की राष्ट्रवाद का उदय पूछ रहा है। तो फिर पढ़े लिखे लोगों को पश्चिमी शिक्षा से आज़ादी, बराबरी और अधिकार जैसे विचार समझ में आए। अखबार, किताबों और भाषणों के जरिए ये बात आम लोगों तक पहुंची। 1885 में कांग्रेस बनी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसे देश भर के लोग एक मंच पर आए। बाद में गांधी जी के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह ने गांव-गांव तक लोगों को जोड़ दिया। इस तरह धीरे धीरे लोगों में हम भारतीय हैं की भावना मजबूत हुई और भारतीय राष्ट्रीय विकसित हुआ। आप लोग समझ गए होंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय महात्मा गांधी के आंदोलनों जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों के जरिए महात्मा गांधी ने गांव-गांव तक देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना फैलाई। 5वां नंबर क्वेश्चन है दांडी मार्च का महत्व लिखिए, या फिर ऐसे पूछ सकता है नमक सत्याग्रह का महत्व को लिखिए। तो आपको बताना है दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। क्या बोलना है? दांडी मार्च भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू किया था। दांडी मार्च यानी कि दांडी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। कहाँ से? गुजरात के साबरमती आश्रम से, और समुद्र किनारे स्थित दांडी गांव तक पैदल गए थे। साबरमती से दांडी की दूरी लगभग 390 किलोमीटर की थी, जिसे गांधी जी ने करीब 24 दिनों में पूरा किया। समझे? इस मार्च का उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा लाए गए नमक कानून का विरोध करना था, क्योंकि नमक जैसी जरूरी चीज पर भी अंग्रेज कर लेते थे, कर यानी टैक्स। 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचकर गांधी
जी ने समुद्र से नमक बनाकर नमक कर इस अन्यायपूर्ण कानून को तोड़ा। कब चले थे? तो 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच गए। 24 दिन लगा यहाँ जाने में। साबरमती से कहाँ पर? डांडी। और वहाँ पर जाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ दिया। यानी कि अंग्रेज कहता था कि नमक कोई हमारे इजाज़त के बगैर कोई नहीं बना सकता, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन किया और भारतीयों को संदेश दिया कि इस फिरंगी के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें इस फिरंगी के हाथों से आज़ाद होना है। आज़ादी के लिए साहस और एकता की भावना पैदा हुई। अंग्रेज सरकार को कड़ा संदेश मिला और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और नई ताकत मिली। तो आप लोग समझ गए होंगे डांडी मार्च का महत्व। चलिए अब चलते हैं हो ची मिन्ह मार्ग की क्या उपयोगिता है। तो आप लोगों को बताना है हो ची मिन्ह मार्ग वह रास्ता था जिसे वियतनाम में कम्युनिस्ट नेता हो ची मिन्ह ने अपने सैनिकों और हथियारों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके जरिए उन्होंने दक्षिण वियतनाम में युद्ध जारी रखा, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में मदद की। यानी कि हो ची मिन्ह एक मार्ग था और एक व्यक्ति का भी मार्ग था, नाम था। देखिए, हो ची मिन्ह एक रास्ता का नाम था और हो ची मिन्ह एक कम्युनिस्ट नेता का भी नाम था। लेकिन मार्ग जो था ना, हो ची मिन्ह मार्ग, यह हथियारों को ले जाने के लिए, हथियारों को जब ले जाया जाता था तो आप सीधा सीधी समझ सकते हैं कि किसी से युद्ध हो रहा था तो दक्षिणी वियतनाम से युद्ध हो रहा था। समझे? छठा 7वां क्वेश्चन पर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था? खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था? क्यों खिलाफत आंदोलन हुई? तो बताते हैं हम आपको। खिलाफत आंदोलन इसीलिए हुआ क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा की शक्ति और सम्मान को खतरा हुआ। तुर्की के खलीफा मतलब मुस्लिम धर्माध्यक्ष, यानी कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद मोहम्मद साहब के मुस्लिम धर्म में एक नबी आए थे जिसे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। उसका नाम था, इतना बड़ा नाम, सोच सकते हैं। उसके देहांत के बाद उस धर्म को लीड करने के लिए, उस धर्म को चलाने के लिए लोगों ने सोचा एक पद दिया जाए, तो उस पद का नाम खलीफा रखा गया। वो पद मोहम्मद साहब के बाद सामने उभर कर आई। तो उसी पद पर क्या हो रहा था? खतरा हो रहा था। भारतीय मुसलमानों ने खलीफा की रक्षा के लिए एक खलीफा पद था, उस पद पर जब बैठता था उसकी रक्षा के लिए गांधी जी ने इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा और हिंदू मुसलमान एकता दिखाने के लिए समर्थन किया। उस पर कहाँ तुर्की की बात हो रही है, लेकिन ये पूरा मुसलमान का बात था। इसीलिए हिंदुस्तान में भी भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध किया अंग्रेज़ों के खिलाफ, और इस आंदोलन का गांधी जी को लीड करने के लिए कहा। पहले तो अली और बंधु नाम के दो भाई ने लीड कर रहे थे, लेकिन उससे नहीं संभल पाया, तो महात्मा गांधी को कहा कि आप इस आंदोलन को चलाइए, क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम की एकता भी कायम रहेगी। तो चलिए 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस छठा क्वेश्चन, हाँ, लोकतंत्र पॉलिटिकल है, सिविक्स। छठा क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है? लोकतांत्रिक शासन की विशेषता लिखिए। या फिर पूछ सकता है लोकतंत्र की परिभाषा और विशेषता को लिखिए। तो आपको बोलना है लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें देश की जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, सरकार जनता की इच्छा से बनती है और जनता के हित में काम करती है। इसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं और कानून सबके लिए एक जैसे होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि लोकतांत्रिक देश में कोई भी अपनी मर्जी से, अपनी मनमानी से राजा यानी उस देश का मालिक नहीं बन सकता है। मालिक बनने का मतलब राजा या फिर देश को चलाने वाला नहीं बन सकता है। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा अगर कोई चीज़ है तो वो जनता है।
जनता अपने मर्जी से सरकार चुनेगी। अगर वो सरकार 5 साल में जनता के हित में, जनता के लिए अच्छे काम नहीं करे तो अगले 5 साल में उस सरकार को हटा भी दिया जा सकता है। यही हुआ लोकतंत्र। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत को संघीय देश क्यों कहा जाता है, या फिर संघीय शासन और भारत में संघवाद क्या है? तो भारत को संघीय देश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ शासन की शक्ति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच बटी हुई है। दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं और संविधान इस बंटवारे को तय करती है। यानी कि संघ सरकार हमारे भारत देश में 3 सूची है। पहला तो संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा संघ सूची, राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, समवर्ती सूची या संघ सूची। तो संघ सूची यानी कि मेरे कहने का मकसद है संघीय ने संघ सूची पर केवल केंद्र सूची, संघ सूची पर केवल केंद्र के बैठे मंत्री अपना अधिकार जमा सकते हैं पूरा देश को चलाने के लिए। राज्य सूची को केवल राज्य के मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल होते हैं वो कानून बना सकते हैं। और संघीय सूची या फिर समवर्ती सूची, इनमें दोनों केंद्र के और राज्य के दोनों व्यक्ति इसमें संशोधन कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन हुआ, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है? तो आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका, लोकतंत्र में राजनीति दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और नीतियां तय करते हैं। राजनीतिक दल जनता के क्या कहेंगे, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच संपर्क का कार्य करते हैं और जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाते हैं। यानी कि इस कहने का मतलब ये हुआ कि राजनीतिक दल वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि जनता और सरकार के बीच दूरी को कम करते हैं। यानी कि राजनीतिक दल जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार उस समस्या का निर्णय लेकर उस पर कोई समाधान करता है और उस समाधान को राजनीतिक दल जनता तक पहुंचाती है। समझे? 9वां नंबर क्वेश्चन, भारत की मानसून व्यवस्था समझाइए, या फिर पूछ सकता है मानसून वर्षा की विशेषता बताइए। तो इसको ऐसे जवाब दीजिएगा, भारत में मानसून की बारिश साल के मौसम पर निर्भर करती है। भारत में मानसून वर्षा ऋतु आधारित होती है। यह वर्षा अनिश्चित होती है, कभी अधिक तो कभी कम होती है। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसूनी वर्षा पर आधारित होती है, इसीलिए इसका उद्देश्य क्या कहेंगे, इसीलिए इसका देश की आर्थिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि भारत की मानसून व्यवस्था का मतलब यही हुआ कि कुछ ऐसे जगह हैं, कुछ ऐसे किसान हैं जो पूरी तरह वर्षा के जल पर अपनी खेती करते हैं। जब तक उसकी खेत में या फिर बारिश नहीं होती है तब तक उस खेत की फसल कामयाब नहीं होती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बारिश होती है तभी उस खेत के फसल कामयाब हो पाते हैं, नहीं तो नहीं हो पाते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि के प्रकार बताइए और भारत में कृषि के प्रकार को समझाइए। तो आपको ऐसे बताना है कि भारत में खेती के कई प्रकार हैं। कुछ लोग अपने खाने के लिए ही फसल उगाते हैं, इसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। जो लोग अपने खाने के लिए फसल उगाते हैं उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं। कुछ लोग फसल बेचने के लिए उगाते हैं तो उसे वाणिज्यिक खेती कहते हैं। कई जगह लोग दोनों साथ में करते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। समझे? 11 नंबर क्वेश्चन, लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र लिखिए, अर्थात खनिज संसाधन और लौह अयस्क के क्षेत्रों का नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आंसर हुआ, खनिज संसाधन ऐसे प्राकृतिक पदार्थ है जो जमीन से मिलते हैं और फैक्ट्री या
उद्योग में काम करते हैं। भारत का लौह अयस्क बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। यह ज़्यादातर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाया जाता है। यानी कि लौह अयस्क सबसे ज़्यादा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक में पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में गरीबी के कारण को लिखिए या गरीबी और उसके कारण को बताइए। तो आपको बताना है, गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास पूरी नहीं कर पाता है। भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा और आर्थिक असमानता है। हमसे पूछा गया भारत में गरीबी के कारण बताइए, लेकिन हमने एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं। क्या लिखे हम एक्स्ट्रा? गरीबी वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास पूरी नहीं कर पाता है। उसके बाद लिखे भारत में गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा और असमानता, आर्थिक असमानता। 13 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से क्या लाभ होता है? वैश्वीकरण से क्या लाभ हुआ? तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ जाती है। इससे विदेशी पैसा आता है, नए रोजगार बनते हैं और लोगों को अच्छी चीज़ें आसानी से मिलती हैं। अथवा ऐसे भी हम कह सकते हैं, इसका आंसर इस तरह भी हम दे सकते हैं, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ती हैं। इससे विदेशी निवेश बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं और उपभोक्ता को बेहतर वस्तुएं मिलती हैं। बात सेम हुआ। वैश्वीकरण मतलब अलग अलग दुनिया के देश आपस में जुड़ते हैं, समझे, और इससे नए नए रोजगार बनते हैं। यानी कि ये देश का आदमी हमारे देश में आकर एक फैक्ट्री खोल दिया, तो यहाँ फैक्ट्री खोला, तब यहाँ पर हमारे देश में लोगों के लिए रोजगार हुआ कि नहीं? यहाँ आसपास के लोग इस फैक्ट्री में काम करेंगे तो उसका पैसा मिलेगा कि नहीं? उसको फैक्ट्री वाला को भी मुनाफा होगा, लेकिन हमारे आसपास वाले लोग जो उस फैक्ट्री में काम करेंगे तो उसको मुनाफा हुआ कि नहीं? तो ये रोजगार के नए अवसर बनते हैं। तो उदाहरण 14, क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि उपभोक्ता अधिकार क्यों जरूरी है? तो उपभोक्ता अधिकार इसीलिए जरूरी है ताकि खरीदारों को किसी तरह के ठगी या नुकसान से बचाया जा सके। इससे उन्हें वही जानकारी, सुरक्षा और अपनी शिकायत करने का हक मिलता है। यह बाजार को ईमानदार बनाए रखने में मदद करती है। उपभोक्ता अधिकार क्यों जरूरी है? इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता यानी खरीदार, आप लोग जो दुकान में जाते हैं, आप उपभोक्ता हुए, तो आप लोगों को खरीदार में ठगी या फिर कुछ नुकसान से बचाने के लिए ये अधिकार बनाए गए हैं, उपभोक्ता अधिकार, समझे। तो 15 नंबर क्वेश्चन, समवर्ती सूची और संदेश सूची में अंतर को बताइए। तो आपको बताना है, भारत में संघीय शासन का महत्व है कि देश की सत्ता केंद्र और राज्य में बटी गई है। कुछ काम केंद्र सरकार करती है, कुछ काम राज्य। समवर्ती सूची वह चीज़ है जिस पर दोनों केंद्र और राज्य कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा या कृषि, समझे। 16 नंबर क्वेश्चन, मृदु जल क्या है? तो आपको ऐसे बोलना है, मृदु जल वह पानी होता है जिसमें बहुत कम खनिज या नमक होता है। इसे पीने के लिए सुरक्षित और ताजगी वाला पानी पीना माना जाता है। यानी कि मृदु जल ऐसा जल है जिसमें बहुत कम खनिज और नमक होते हैं, जो कि एक मनुष्य के पीने के लिए अत्यधिक सुरक्षित और ताजगी माना जाता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के 2 नदी घाटी परियोजना के नाम बताएं। तो आपको बताना है, कोसी नदी घाटी, गंगा नदी घाटी। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत में जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है, जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से नदियों के मैदान में पाई जाती है। खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह मिट्टी बहुत उपजाऊ है।
19 नंबर क्वेश्चन, शुष्क कृषि को परिभाषित करें। शुष्क कृषि वह होती है जो बिना सिंचाई के सिर्फ बारिश पर निर्भर होकर की जाती है। यह खेती मुख्य रूप से सूखी जगह और कम पानी वाले क्षेत्रों में की जाती है। वही बात हो गया पीछे जो हम आपको कुछ बताए थे, एक मिनट, कृषि जैसा कि हम यहाँ बता दिए हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, बाढ़ के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसका कारण क्या है? बहुत ज़्यादा बारिश होना। बहुत ज़्यादा बारिश होगा तो बाढ़ जरूर आएगा। नदियों का जल स्तर बढ़ जाना, नदी में एक बाढ़ पानी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया, बांध भी तोड़ ताड़ कर निकल गया। तीसरा, बांध या नहर फट जाना, वही बात हुआ। पहाड़ों से मिट्टी और पानी का बहाव, ये कारण है। जैसे कि हमने आपको 20 सब्जेक्टिव बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा हमारी इतनी मेहनत के लिए। तो आप लोगों को एक दूसरी वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, क्योंकि अभी हम बहुत ही छोटे चैनल हैं। और आप लोगों को एक बात बता दें कि हमारी 2027 की एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम सिलेबस शुरू करने वाले हैं। तो आप लोग अपने भाई बहन को ज़रूर बताइएगा इस प्लेटफॉर्म, इस चैनल बारे में, कि यहाँ पर कितना पढ़ाई होता है, क्या होता है। आप लोग तो बता ही सकते हैं, आप अपने छोटे भाई बहन को गाइड कर सकते हैं। हम आपको बता दें 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, 26 में तो आपको हो गया ना, तो 27 की बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हम आपका एग्ज़ाम फरवरी में ख़त्म है, तो 1-2 मार्च से हम 2027 का सिलेबस चालू कर देंगे, बिहार बोर्ड NCERT। तो आप लोग अपने भाई बहन को बताइएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों की किसी धमाकेदार सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।